द कोल्ड लाइट एमिशन ऑफ ग्लो वॉर्म इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, देखो जो कोल्ड लाइट एमिशन होता है ऑफ ग्लो वॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरेसेंस इसको नहीं कहते, फॉस्फोरेसेंस इसको नहीं कहते, केमोलोमिनेसेंस इसको कहते हैं, और डिले फॉस्फोरेंस भी इसको नहीं कहते। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, केमोलोमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव, इनमें से कौन सा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन होते हैं जिसमें एटम या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट चेंज करता है बट फोटोन एमिट नहीं करता है। ध्यान से देखना, अगर हमें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की बात करूँ तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, ये जो है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस में जो इलेक्ट्रॉन या एटम होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी स्टेट तो इनकी चेंज होती ही है। देखो ये एनर्जी स्टेट है, एनर्जी स्टेट तो चेंज होती ही है, जबकि यहाँ पर फोटोन भी रिलीज होते हैं, इसमें फोटोन भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। लेकिन जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है ये इसमें ये कह रहे हैं कि फोटोन रिलीज नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस तो हमारे आंसर नहीं होंगे। उसके बाद है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, इस तरीके से ये जो सिंगलेट स्टेट है और ये ट्रिपलेट स्टेट है, तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट से क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट में एटम आता है, तो यहाँ पर देखो एनर्जी स्टेट चेंज हो रही है, एनर्जी स्टेट सिंगलेट टू ट्रिपलेट में गया, इसका मतलब एनर्जी स्टेट यहाँ पे चेंज हुई है, एनर्जी स्टेट चेंज हुई है। और इस केस में कोई भी फोटोन रिलीज नहीं होता है, ध्यान से देखना, इस केस में कोई भी फोटोन रिलीज नहीं होता है। अब इस केस में फोटोन रिलीज नहीं होगा तो ये कंडीशन बन गई ना नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मतलब एनर्जी स्टेट चेंज होगा लेकिन फोटोन एमिट नहीं करेगा, तो ये हमारी कंडीशन बनती है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की। इसका मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। और जो बायोएलिमिनेसेंस होता है ये भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो पहले जो रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट का जो इतना पार्ट है मैं इसको आर कह देती हूँ, ये रिएक्टेंट का आर पार्ट हो गया। उसके बाद रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे प्रेजेंट है आई। जब ये Zn और कॉपर से रिएक्शन करेगा, जब ये किससे रिएक्शन करेगा, जिंक और कॉपर से रिएक्शन करेगा, तो जिंक और कॉपर से रिएक्शन करने के बाद देखो क्या होगा, जो जिंक होगा, जिंक इस प्लेस पर इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, देखो जिंक इस प्लेस पे आ जाएगा तो आर, और इस प्लेस पे आएगा जिंक, Zn, और आई इधर पे लगा रहेगा क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इससे भी और इससे भी सेम टाइम में अटैच हो सकता है। तो ये पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, इस प्लेस पर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसके बाद की रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हमें एक ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप से इतना मतलब नहीं है, इस ग्रुप में हमें एक लिविंग ग्रुप दे रखा है। इस रिएजेंट में हमें एक लिविंग ग्रुप दे रखा है, देखो आई, एक लिविंग ग्रुप आई दे रखा है। अब लिविंग ग्रुप आई दे रखा है और हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी है, इस पूरे रिएक्टेंट में हमें आई पे ध्यान रखना है। और दूसरी दे रखी है PdCl2PS3 होल टू DMa 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कार्बन कार्बन कपलिंग जैसी दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे पैलेडियम भी प्रेजेंट है और मेटल भी प्रेजेंट है। देखो मेटल Zni जिंक प्रेजेंट हो गया, पैलेडियम प्रेजेंट है और लिविंग ग्रुप आई प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बन कार्बन कपलिंग। और जब जिंक प्रेजेंट होता है तो इस कौन सी कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन होती है, नेगेसी रिएक्शन। ध्यान दो कौन सी रिएक्शन होती है, नेगेसी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे नेगेसी रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगी, देखना ध्यान से देखना, आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। आगे इस रिएक्टेंट में यहाँ पे जो इतना ग्रुप है मैं इसको R' कह देती हूँ। अब इतना, इस रिएक्टेंट को हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, इस रिएक्टेंट की, इस रिएक्टेंट की रिएक्शन करवानी है R' के साथ। अब इस केस में होता है क्या है, जब कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन होती है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ से मेटल और यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और
कार्बन इस प्लेस में जो कार्बन है उसके साथ कपलिंग कर जाता है। तो यहाँ पे इस आर के साथ देखो ये वाला आर जो हो जाएगा अटैच हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट देखना, ओवरऑल प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊँ, देखो ओवरऑल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट में हमें क्या ध्यान देना है, इस आर को खोल के लिखो। ये आर क्या था, ये आर है BN O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद इधर पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन का ग्रुप, फिर आगे यहाँ पे आई था जहाँ पे ZnI बन के निकल गया और इस जगह पे ये वाला पूरा ग्रुप लग गया, यहाँ से आई गया, देखो इस ग्रुप से आई चला गया है, इस ग्रुप को ध्यान से देखो, इस ग्रुप को देखना, यहाँ से आई चला गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये जो 5 मेंबर रिंग है यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये ग्रुप कंप्लीट होता है। इस नाइट्रोजन पे BOC लगा है और यहाँ पे अदर ग्रुप जो भी है वो लग रखे हैं इस तरीके से। अब देखो इस ये जो है हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बन रखा है। प्रोडक्ट के अलावा जितनी चीज़ें हैं मैं उसको इरेज कर देती हूँ। देखो तो प्रोडक्ट ध्यान से देखना, प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, किसको किस फॉर ऑप्शन से मैच हो रहा है वो देखो। ये देखो यहाँ पे देखना, सेकंड ऑप्शन है BNO, यहाँ पे ये जो कार्बन है इधर के कार्बन से अटैच हो रखा है, इसका मतलब ये जो ये सेकंड ऑप्शन है यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये रिएक्शन कैसे करनी है, सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले जिंक इंसर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, सबसे पहले रिएक्टेंट में क्या होगा, जिंक इंसर्ट होगा। सबसे पहले रिएक्टेंट में इस प्लेस पर जिंक इंसर्ट होगा, उसके बाद नेगेटिव रिएक्शन होगी और नेगेटिव रिएक्शन में क्या होगी, कार्बन कार्बन कपलिंग होगी। ये जो है सीधा इससे कपल कर जाएगा और यहाँ से ZnI और इधर से I चला जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एसिटिक आयन is 0.44 and the molar conductance of sodium acetate at infinite dilution is 19 to 10 to the power minus 4 Simon meter square mole inverse. The molar conductance of acetate ion at infinite dilution, acetate ion देखो क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है हमें एसीटेट आयन का, ट्रांसपोर्ट नंबर किसका दिया है, एसीटेट आयन का, यानी कि CH3COO माइनस का ट्रांसपोर्ट आयन दिया है। और लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है किसका, सोडियम एसीटेट का, यानी कि CH3COO Na का दिया है। और पूछ किसका रखा है, इसने पूछा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछा है एसिटिक आयन का, इसका जो एसिटिक आयन है इसका पूछ रखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या होगा, इतनी चीज़ें क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला रहता है, अगर हमें देखो ट्रांसपोर्ट आयन एसीटेट आयन का दिया है, तो एसीटेट आयन का दिया है तो हमें क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट आयन T, एसीटेट आयन का दिया है तो मैं T माइनस लिख देती हूँ इसका। और जिसका दिया होगा ऊपर लैम्डा इनफाइनाइट उसी का आएगा, ऊपर लैम्डा इनफाइनाइट किसका आएगा, माइनस इसी का आएगा। माइनस मैंने रिप्रेजेंट, माइनस किसके लिए लिख रखा है, माइनस लिख रखा है हमने CH3COO माइनस के लिए। और नीचे रहेगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA का। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला है, इतने फार्मूले से इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, ट्रांसपोर्ट आयन, अगर हमें एसीटेट आयन का निकालना है तो एसीटेट आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो लिखना पड़ेगा, और यहाँ से लैम्डा इनफाइनाइट इसका निकालना है तो ये निकल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी इसकी और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर और लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3CONA को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे होगा, क्या निकालना है, लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ माइनस यानी कि
CO माइनस का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO Na। इसको मैं पॉजिटिव लिख देती हूँ, CH3COO Na के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो T माइनस की वैल्यू दे रखी है, ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है, ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें लैम्डा इनफाइनाइट किस CH3CONA यानी कि सोडियम एसिटेट के लिए कितना दिया है 90 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻4। जो यूनिट है, यूनिट एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने यूनिट के साथ कुछ भी नहीं किया। इधर मल्टीप्लाई करने पर यूनिट में कोई चेंज आता नहीं है, तो फाइनल आंसर यही रहेगा और यूनिट सेम रहेगी, यानी कि साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आंसर क्या रहेगा, देखो 0.44 इंटू 10 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻4। तो फर्स्ट ही दे रखा है, देखो 0.44 इंटू 10⁻, ध्यान से देखना, 0.44 इंटू 10⁻, 0.44 इंटू 90 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस क्यू इज। मोनोएटॉमिक गैस के लिए मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्यू ट्रांसलेशनल होता है, क्यू ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन और ट्रांसलेशनल होता है, और क्यू इलेक्ट्रॉनिक भी क्यू होता है। क्यू इलेक्ट्रॉनिक और क्यू ट्रांसलेशनल होता है, बाकी क्यू वाइब्रेशनल, क्यू रोटेशनल ये सब अपसेंट रहते हैं। तो द मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्यू वाइब्रेशनल नहीं होता है, क्यू वाइब्रेशनल नहीं होता है, क्यू वाइब्रेशनल रोटेशनल नहीं होता है, सिर्फ क्यू ट्रांसलेशनल और क्यू इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है, ध्यान रखना। अगर डेल्टा दिया क्या दे क्या रखा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एच और डेल्टा एस के अगर रिलेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो डेल्टा जी होता है इक्वल डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या ज़ीरो रहेगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव रहेगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब सारे रिलेशन देख लेते हैं। पहले दे रखा है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, फिर इधर बीच में माइनस है ही, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। एस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रह जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ इस केस में जो डेल्टा जी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस केस में मैं बात करूँ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वैल्यू नेगेटिव की आएगी, यानी कि डेल्टा जी इस केस में स्पॉन्टेनियस हो भी सकता है। तो पहला केस तो हमारा नहीं होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस दे रखा है, सेकंड केस है डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा टी ऑलरेडी नेगेटिव है, टी नेगेटिव है ही, और जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस केस में देखो, ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर और डेल्टा एस की वैल्यू कम रहती है, ये वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इस केस में भी स्पॉन्टेनिटी आ सकती है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने ऑल टेम्परेचर का है, तो हम यहाँ टेम्परेचर कम भी रख सकते हैं। तो कम टेम्परेचर रखेंगे तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। अब अगला देखिए, दो तो सॉल्व हो गए, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव रखेंगे कह रहे हैं, टी तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव रखना है, तो डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा
डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा, टी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इस केस में देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी ही कम रखो, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी ही ज़्यादा रखो या कितनी ही कम रखो, डेल्टा जी क्या आने वाला है, डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों साइन क्या हो गए हैं, पॉजिटिव। तो दोनों साइन पॉजिटिव हो गए तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पर। तो ये हमारा आंसर होगा। थर्ड भी चेक कर, फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव दिया है और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस पॉजिटिव दिया है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मान यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, और नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, देखो नेगेटिव और नेगेटिव वैसे भी अगर इसको माइनस प्लस जो भी करोगे, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से माइनस प्लस करोगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से इंट्रोड्यूस करोगे तो आंसर नेगेटिव में ही रहेगा। आंसर नेगेटिव में रहेगा, इसका मतलब डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है और नॉन स्पॉन्टेनियस हमारा सिर्फ थर्ड केस में ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ना होकर क्या होगा, ओ एच ग्रुप होगा। अब आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, जो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट सबसे पहले AlCl3 और AcCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे AlCl3 लुईस एसिड है और AcCl की बात करें तो AcCl है CH3COCl। यहाँ पे रिएक्शन देखो, इसको देख के क्या याद आ रहा है, फिनॉल टाइप का ग्रुप है और ये CH3COCl से रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, जो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड हमें पता है कि लुईस एसिड कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, इन्हें ये जो Cl है, ये Cl के लॉन पेयर AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देगा। अब Cl का लॉन पेयर AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस केस में क्या होगा, Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो नेक्स्ट केस में जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, CO और Cl के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो Cl है अपने साथ ले जाएगा। अब अपने साथ ले जाएगा तो CO पे आएगा पॉजिटिव, तो हमारा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होता है CH3CO+। अब हमें पता है जो फिनॉल टाइप का ग्रुप होता है, इसमें जो ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का ग्रुप होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का ग्रुप होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से देखना, जो ये फिनॉल टाइप का ग्रुप है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ग्रुप है इससे हमें इतना मतलब नहीं है, तो इसको R लिख लेते हैं, और ये जो रिंग है मैंने इस तरीके से दिखा दी। अब इसका जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इस CH3CO पॉजिटिव के पास, तो इधर पे क्या लगेगा, COCH3। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप, इसको फर्स्ट स्टेप को मैं इरेज कर देती हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट सिंपल है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है यहाँ पे। अब आगे क्या होगा देखो, यहाँ पे COCH3 है, आगे जो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेगा किससे, H2O2 और NaOH से, H2O2 और NaOH। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन होती है डेकिन रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है, डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन में क्या होगा, डेकिन रिएक्शन में होता है कि जब फिनोल टाइप के ग्रुप के बगल में कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ध्यान से सुनना, फिनोल टाइप के ग्रुप के बगल में कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है, या एनिलीन टाइप के ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई COCH3 यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड टाइप का ग्रुप होता है, तो इस पूरे ग्रुप को OH से रिप्लेस कर दिया जाता है। ध्यान से देखना, इस पूरे ग्रुप को OH से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर आप इसका कंप्लीट रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप डेकिन रिएक्शन करके सर्च
करना, कहीं भी अगर सर्च करोगे तो रिएक्शन दी जाएगी। या आपने बियर विलीगर ऑक्सीडेशन देखा है तो ये रिएक्शन उसी टाइप की होती है, लेकिन बियर विलीगर ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ओ इंसर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे NaOH है तो ये NaOH जो होता है इस O को OH में चेंज कर देता है और COCH3 को पूरा निकाल देता है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, फाइनल जो होगा, फाइनल देखो फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट में जो ये कीटोन है, इस कीटोन को OH, मतलब इस कीटोन की जगह आ जाएगा OH। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा OH। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये देखो फाइनल आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन है वो मैं दिखा दूंगी, लेकिन हमारी यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज फॉलोड बाय डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन। ये देखो ये है करेक्ट आंसर। OH के बगल में क्या होगा, OH प्रेजेंट होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन द एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिलेटेड विथ एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज। देखो अगर अगर मोनो मॉलिक्यूलर होता है तो मोनो मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मोनो मॉलिक्यूलर में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी प्लस RT होती है। लेकिन अगर बायोमोलिकुलर हो गया तो बायोमोलिकुलर में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डेल्टा H प्लस 2RT होती है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन पूछा है, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल डेल्टा H प्लस 2RT। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following is a fast kinetic technique discovered by Nobel laureates Norris and Porter in 1967? इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट काइनेटिक टेक्निक, किसने जो इन साइंटिस्टों ने डिस्कवर की है वो कौन सी फास्ट काइनेटिक टेक्निक है। तो वो पल्स रेडियोलिसिस नहीं है, फ्लोर मेथड नहीं है, फ्लैश फोटोलिसिस है और रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, हमें याद है तभी हम कर सकते हैं। बाकी इनमें कोई कॉन्सेप्ट जो मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना जब आपने पढ़ रखा है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन लीव करने में ही आपका फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर यूनिट nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट, nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकालनी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, जब भी किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यूनिट निकालनी हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, तो किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला रहता है मोल मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो इससे हमारा कोई भी फार्मूला निकल जाएगा। तो अगर मैं इसके बेसिस पे निकालूँ तो देखो सबसे पहले यहाँ पर nth ऑर्डर के लिए लिखा है तो nth ऑर्डर क्या रहेगा, nth ऑर्डर n ही रहेगा। तो अगर मैं इसको खोलूँ, क्योंकि यहाँ पर खोल के लिख रखा है तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मोल पे क्या आएगा, देखो मोल पे आने वाला है मोल 1 - n। लेकिन लीटर पे क्या आएगा, लीटर पे क्या आएगा, देखो लीटर पे ध्यान से देखना। अगर मैं लीटर का अलग से सॉल्व करूँ, लीटर इनवर्स दी पावर 1 - n है। देखो अगर इस तरीके का है, क्या है, लीटर इनवर्स दी पावर 1 - n। तो क्या होगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, -1 मल्टीप्लाई विथ 1 - n के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसको 1 - n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 इंटू -n क्या हो जाएगा, -1 इंटू -n हो जाएगा +n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +n हो जाएगा। इसको ओवरऑल हम कैसे लिखेंगे, n - 1 करके। तो यहाँ पर लीटर इनवर्स दी पावर 1 - n का आंसर क्या आएगा, लीटर n - 1। तो अगर आप इसको देखोगे, देखो कहाँ थे हम,
यहाँ पे थे। तो यहाँ पे अगर खोले तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मोल के ऊपर आ रहा है हमारा, मोल पे आएगा 1 - n ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब मोल के ऊपर कोई पावर नहीं है। और लीटर के ऊपर क्या आने वाला है, लीटर के ऊपर आने वाला है n - 1 और s - 1 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, मोल 1 - n, l n और s इनवर्स। तो इसको ढूंढो। देखो, लीटर 1 - n, लीटर के ऊपर 1 - n नहीं है, लीटर 1 - n, लीटर के ऊपर 1 - n नहीं है, लीटर n - 1, लीटर के ऊपर n - 1 है, सही है। मोल के ऊपर 1 - n, ये भी करेक्ट है। और एस के ऊपर मतलब एस की पावर है -1, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। और फोर्थ जो है इसमें, फोर्थ भी इनकरेक्ट ही है।